शोरकोट मूसाला चैम्बर से अतीकुर रहमान एडवोकेट हमारे नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका कहना था कि इबादत से जन्नत मिलती है मगर खिदमत खलक से खुदा मिलता है। वकालत मेरा प्रोफेशन नहीं पैशन भी है। जी मोहम्मद जाहिद सरोही, आगाह कीजिएगा। अतीकुर रहमान जंजुआ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बतौर प्रोफेशनल वकला को कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के हवाले से काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं सोसाइटी में। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, उसमें आपको खूब समझ लग जाएगी। इबादतों से भी ना जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत खल्क से अल्लाह ताला मिलता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें इतनी इबादत और रूहानी शोबा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी है, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना चाहिए। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता दूं कि इट्स माई नॉट ओनली प्रोफेशन, ये मेरा पैशन भी है। और स्टार्ट से प्राइमरी से मैंने ये चीज़ मेंशन की थी खुद से। असल में ना प्रोफेशन के हवाले से प्रोफेशनलिज्म नहीं रहा, और वकला की काफ़ी सारी अक्सरियत जो यहाँ पे है वो ना देख के आए हैं। कॉपीराइट जो होता है ना इटसेल्फ, वो एक फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है। किसी का ये बहुत बतौर पैशन नहीं था, तो इसलिए नॉन प्रोफेशनली जो एटीट्यूड है इस प्रोफेशन को मतलब कि थोड़ा डैमेज किया है। लेकिन ये इटसेल्फ प्रोफेशन बहुत लायल है। और सर, जनाब ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और वकील कैसे बने और कौन सी यूनिवर्सिटी से ला करके आए हैं आप? मैं तकरीबन गवर्नमेंट एजुकेशन है टोटल थ्रूआउट 1 to मेरी ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में 2011 to 14 मैंने लॉ किया था। और तकरीबन मैंने वैसे लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम जब मेरा ये पैशन बना था, उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं 3 क्लास में ऐसे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पढ़ रहा था। तो उसमें ना वो लिखा हुआ था कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से एक वकील थे। तो उस टाइम से अब मुझे पता ही नहीं था कि हाउ बिकम एडवोकेट, बट किसी को बताया भी नहीं है। और मैंने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कि मैं कामयाब भी हुआ हूँ, और इंशाल्लाह इस पैशन से मुझे, प्रोफेशन से मुझे इश्क है, और इंशाल्लाह ये मैं साबित भी करूँगा। सर, यहाँ पे एक आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है कि अदालतों से स्टे लेती हैं, स्टे लेने के बाद पुलिस उन पर अमल दरामद नहीं कर सकती, बल्कि जो झूठी पार्टी होती है वो तमीरात जारी रखती है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहेंगे? असल में ना जी, अगर किसी सोसाइटी में आपको ना इस्लाम, लेक ऑफ इस्लाम लोग नज़र आते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पे एक लिखा जा सकता है कि यहाँ पे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम उलमा साहिबान है। क्योंकि जब भी हमें इस्लाम की बाबत कोई मसला दरपेश हुआ है तो हमने किसी उलमा से कंसल्ट किया, और हमारे ना इसमें वकला की नेगलिजेंस है या नॉन प्रोफेशनली एटीट्यूड है। लॉ के हवाले से अगर अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, तो उसकी लायबिलिटी वहाँ के वकला नहीं है नॉलेजेबल। जब एक पार्टी स्टे लेती है तो इसका तो एक लॉजिकली जो लॉजिक में होता है वही लॉ होता है। जब एक पार्टी स्टे लेती है कि फ़लाँ पार्टी जी मेरे ज़द्दोकोब कर रही है और मेरे मदाखलत करना चाहती है, कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, कब्ज़ा करना चाहती है, तो वो जब स्टे ग्रांट स्टेटस को 14 और 16 डे की पहली डेट होती है वो देते हैं, दूसरे दिन ही उसी शाम को जाके वो वायलेशन कर देते हैं। तो जब हम अपने वकील को रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं 15 पे कॉल करो। व्हाट द हेल, वो तो बगैर आप इंटरम इंजेक्शन के भी कर सकते हैं। पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, 15 पे कॉल कर दो। उसके लिए तो ज़रूरी भी नहीं है वो स्टे इंजेक्शन इंटरम। और फिर जब वो मैं कहता हूँ 751 हो गया, जो भी मामला हुआ, दूसरे दिन फिर वकील के पास आते हैं, जी मेरा तो कुछ भी नहीं बना, वो तो लगे हुए हैं। तो फिर वकील के पास एक रेमडी है कि जी मैं इसकी कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर देता हूँ, जिसमें जब वो लेके जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि मेरा स्टे इन्फेक्चुअस हो गया। मैं कहता हूँ जज को कि उन्होंने वायलेशन की है आपके स्टे की, ऑर्डर की, तो वो कहता है मेरा ऑर्डर ही नहीं है। अब इसमें मैं नोटिस करता हूँ, पार्टीज़ को बुलाता हूँ। असल में इसकी एक फौजदारी रेमडी भी है, 39 आर्डर 1 और 2 के तहत तो ये इंटरम इंजेक्शन ग्रांट होता है, और 3 में इसकी एक फौजदारी भी है जिसमें प्लेंटिफ पटिशनर
एप्लीकेशन दे सकता है और मजिस्ट्रेट को या उसी कोर्ट में विद इन 24 आवर उसको पाबंद करती है, अरेस्ट करती है। अरेस्ट ना हो तो उसकी फॉरफीचर भी प्रॉपर्टी भी कर देती है। असल में उस रेमेडी की इम्प्लीमेंट नहीं है या लेक ऑफ नॉलेज है, आई डोंट नो अबाउट दिस। सर ये जो वायलेशन कर रहा होता है उसके लिए तौहीन तो एक चलती रहती है, फिर उसमें कोई फैसला नहीं होता, काफ़ी अर्सा तक चलती है। इसमें आप क्या कहेंगे कि तौहीन के बाद क्या करना चाहिए और कैसे इस जो ये हो रहा है इस हमारे माशरे में कि जो झूठी पार्टी होती है वो जनाब स्टे के बावजूद हठ धर्मी से लगी रहती है और तौहीन में आने के बावजूद भी लगे रहते हैं, उससे आगे क्या कहेंगे आप कि कैसे कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए कि कोर्ट ही उन लोगों को गिरफ़्तार करवाए और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए? असल में जी हमारी वकला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसमें फ़ौजदारी जो उसकी रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है मैंडेटरी लॉ है CPC में, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। 24 आवर में फ़ौजदारी भी रेमेडी है उसकी। इसकी वायलेशन ऑफ स्टेटस को होगी। एक तो सिविल रेमेडी है जिसमें कंटेम्प्ट कोर्ट करते हैं, वो एक लेंथी है, वो ख़त्म हो जाता है बंदा, तो इसमें फ़ौजदारी उसको रेमेडी अवेल करनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। सर आप जो है ना, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, ये कोई महंगाई की सूरत हाल है, इस पे आप बतौर वकील क्या कहेंगे? असल में जी ओवरऑल अगर देखा जाए जो आजकल हमारे हालात बने हुए हैं, उसमें मैं कहता हूँ अगर एक कौम अगर प्रोफेशनली एटीट्यूड कर लेवे प्रैक्टिकली इस चीज़ का, तो ये सारे मामला क्लियर हो सकते हैं, और वो है एडवोकेसी। अगर हमारे मुल्क के वकला लॉयल हो जाएं, असल में हमारे जो पोलिटिकली मामलात हैं ये अभी पिछले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाहिद सरोही, आप हमें अपडेट कर रहे थे।